नमस्कार। सवाल तो बनता में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। यूपी में सियासी उठापटक अब तेज हो गई है और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल सबसे पहले पश्चिमी यूपी में ही आमने सामने होने वाले हैं। 2022 के सियासी समीकरण को देखें तो पश्चिम यूपी में जंग इस बार जोरदार होने वाली है। आरएलडी से गठबंधन कर अखिलेश यादव खुद को जाटलैंड में अपने आप में आगे मान रहे हैं। वहीं बीजेपी की भी कोशिश किसान आंदोलन के कारण नाराज हुए लोगों को मनाने की है और इसके लिए बाकायदा मुहिम तेज कर दी गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2014, 2017 और 2019 में चुनावी हैट्रिक लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब 2022 में चौथी बार कमल खिलाने के लिए अपने चुनावी चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतार रही है। अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी का प्रभारी भी बनाया ताकि जो करिश्मा अमित शाह ने 2014, 2017 और 2019 में करके दिखाया वही करिश्मा फिर से 2022 में दोहराया जा सके। वेस्ट यूपी में टिकट ना मिलने से खफा अपनों को मनाकर अमित शाह यूपी फतह की रणनीति बनाने का काम करेंगे। वहीं बीजेपी ने अपने संग बैठकर शिकवे दूर करने का जिम्मा भी पूरी तरह से शाह के कंधों पर ही दिया है। कल यानी कि 22 जनवरी अमित शाह पश्चिम का दौरा करने वाले हैं, जिसमें वो कैराना, शामली और मेरठ जाएंगे। डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा वो होंगे। इतना ही नहीं, वेस्ट यूपी में बीजेपी को फिर से बेस्ट बनाने के लिए शाह मेरठ में संगठन के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे और पश्चिम यूपी में फतह का प्लान तैयार करेंगे। दरअसल 2014 के लिए जब नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया था, उसके बाद बतौर यूपी बीजेपी प्रभारी शाह ने ही वेस्ट यूपी पर खास फोकस किया था। नतीजा, वेस्ट यूपी की ज्यादातर लोकसभा सीटें 2014 में बीजेपी ने जीती। पूरे प्रदेश में 71 सीटों पर कमल खिलाया था। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने चुनावी कौशल दिखाया और वेस्ट यूपी में बड़ी कामयाबी दिलाई। अमित शाह की चुनावी रणनीति के तहत वेस्ट यूपी के किसान, मजदूर, व्यापारी, डॉक्टर, वकील, युवा, शिक्षक, छात्र, कारोबारी, महिलाएं, सबका रुख बीजेपी की तरफ हुआ। परिणाम की भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बना पाई। 2019 में लोकसभा चुनाव में अमित शाह की रणनीति पर भाजपा को फिर से कामयाबी मिली। हालांकि 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने वेस्ट यूपी के सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर इन सीटों को बीजेपी से छीना। लेकिन 2022 में बीजेपी के सामने एक बड़ी और नई चुनौती है। चुनौती नाराज किसानों को मनाने की, चुनौती जाट समुदाय को अपने पक्ष में लाने की, जिसमें 2017 में बीजेपी के पक्ष में जमकर वोट किया। अब देखना यह होगा कि अमित शाह इन सभी चुनौतियों को अपने दौरे से, मुलाकातों के दौर से कैसे खत्म कर पाते हैं, बीजेपी को फिर से जीत दिलाते हैं। बहरहाल तो अमित शाह को एक बार फिर से जिम्मा दिया गया। अमित शाह बहुत ही रणनीति के साथ वहां पर मुलाकात करने पहुंचेंगे और कैराना से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ वो कई और जगहों पर भी जाएंगे, बागपत भी जाएंगे। और यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है कि पिछली बार की चुनौतियां अलग अलग चुनावों में वो अलग तरीके की चुनौती थी। इस बार इस जाटलैंड में एक तरफ सपा और आरएलडी के गठबंधन की चुनौती है, दूसरी तरफ तमाम जो किसान हैं, किसानों के नाराजगी की चुनौती है। हालांकि यहां पर कुछ किसान पक्ष में भी हैं, लेकिन बहुत बड़ा तबका है जिसमें राकेश टिकैत की एक भूमिका बड़ी हो सकती है। हालांकि नरेश टिकैत ने पहले जो बयान दिया, उस बयान को बाद में उन्होंने बदला कि हमने किसी को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है। किसान या फिर आम जनता जिसको चाहेगी वो वोट करेगी, जो अच्छा कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट को वोट करेगी, किसी पार्टी को नहीं करेगी। अमित शाह यहां पर जब मुलाकात करेंगे तो संजीव बालियान ने जो एक नींव तैयार की अपनी मुलाकात से पार्टी के निर्देश पर, उसके ऊपर वो एक बढ़िया ढांचा खड़ा करने की कोशिश करेंगे, ताकि अब जब यहां पर चुनाव के दौरान वोटिंग हो तो फिर उसके बाद यहां किसी को समस्या ऐसी ना आए और नाराजगी अगर कोई है तो वो दूर हो पाए। बहरहाल हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर आशीष दीक्षित हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है डॉक्टर आशीष आपका। फखरुल हसन चांद हमारे साथ हैं, प्रवक्ता सपा के, बहुत स्वागत है फखरुल भाई आपका। आरिफ महमूद है, प्रवक्ता आरएलडी के, बहुत स्वागत है आरिफ आपका। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। और समित मलिक हैं, नेता बीकेयू के। फखरुल हमारे साथ थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे, बहुत स्वागत है समित मलिक आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर कौशल आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं। चाणक्य एक बार फिर से मैदान में होंगे, लगता है कि इस बार इतना आसान सब कुछ होगा, क्योंकि नई चुनौती है जाटलैंड में, वो भी चुनौती दोहरी है। एक तरफ सपा आरएलडी का गठबंधन,
दूसरी तरफ किसानों की कुछ नाराजगी। सारी कठिनाइयों को आसानी से सॉल्व करते हैं, इसीलिए उनका नाम है चाणक्य। और चाणक्य के उत्तर प्रदेश की धरती पे कदम रखने के नाम से ही सारी विपक्षियों में खलबली मच गई है। मुझे नहीं समझ में आता, वो जगह जहां से बहुत सारे गरीब पलायित हो गए थे और उस जगह से जो वापस आके स्थापित हुए, उनको घर दिया गया, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दोबारा घर वापसी हुई, वो घर वापस आए। और अगर हम वहां से शुरुआत करते हैं तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी विपक्षी दल को कोई बात या कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। हाँ, ये अलग की बात है कि जब हमारे चाणक्य उत्तर प्रदेश की धरती पे आए हैं तो विपक्षियों की धरती खिसक गई है और शायद इसी वजह से विपक्षी परेशान है, हैरान है और वो अब इधर उधर बंगले झांक रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं। क्योंकि उनको पिछली 2 हारें जो हुई हैं वो पूरी तरह से याद है। जिस तरीके से पश्चिम में उनका सुपड़ा साफ हुआ था, इस बार उससे ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी दोबारा आएगी। और जो ये कंफ्यूजन है कि जाट भाई और किसान भाई भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। जाटों से ज्यादा देशभक्त कोई नहीं होता और पूरे सबको पता है, पूरे जाटलैंड को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पे सब कुछ करती आई है और आगे करती रहेगी। और यही वजह है शायद आज आर्मी में जाट रेजिमेंट भी है। आरिफ महमूद, जाटलैंड में बीजेपी के चाणक्य पहुंचने वाले हैं और जैसा डॉक्टर कौशल कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की एक कोशिश है, उस भ्रम को दूर कर देंगे। क्या लगता है आप लोगों को कि आपका गठबंधन वाकई मजबूत हो पाएगा इस बार जाटलैंड में? क्योंकि पिछले 3 चुनाव में बीजेपी ने लगातार एक तरीके से क्लीन स्वीप किया इस पूरे बेल्ट में। देखिए अतुल जी, मेरा साफ मानना यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ये ज़मीन, ये कर्मभूमि चौधरी चरण सिंह जी की कर्मभूमि है, चौधरी अजीत सिंह जी की कर्मभूमि है। अब उसकी बागडोर जो है आज जयंत चौधरी जी के हाथों में है। ये समाजवादी और राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही अंदर नहीं, पूरे प्रदेश में एक बड़ी मजबूती से खड़ा हुआ है। और रहा सवाल ये देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की जो आप बात कर रहे हैं कि जैसे कि अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके कदम आते ही विरोधियों में खलबली मच गई, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोई खलबली किसी भी तरीके की नहीं है साहब। ये अमित शाह जी, मैंने तो ये सोचा था कि ये देश के गृह मंत्री ये सिकंदर बनकर के निकले थे पूरे देश को फतेह करने के लिए, और आज अरुणाचल प्रदेश में चाइना हमारी ही जमीन पर मकान बना करके वहां पर रह रही है। हम तो सोच रहे थे कि ये वहां पर जाकर के भारत का तिरंगा झंडा गाड़ने का काम करेंगे। आज इनका 56 इंच का मोदी जी का सीना और अमित शाह जी की चाणक्य की सारी नीतियां सब के सब धराशायी रह गई और ये सिमट करके एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ गए, जहां पर हर ब्रजवासियों के दिलों में आज जयंत चौधरी जी बसते हैं। चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो। आप ये देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो इनके विधायक थे, जो इनके मंत्री थे, ये लोग अपने ही विधानसभा क्षेत्र में नहीं घुस पा रहे थे। वहां पर किसान, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, जिनसे छल करके, जिनसे झूठ बोल करके 15 लाख नौजवानों को नौकरी का झांसा दे करके ये झांसा जीवी वाली भारतीय जनता पार्टी है। और आपने ये देखा था कि योगी जी ने भी यही बात कही थी कि हम 75 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। आज नौजवान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान दर दर की ठोकर खा रहा था। आज आपने 750 किसानों की जान ले ली। आज आप ये कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर के ये झंडा गाड़ेंगे। अरे अमित शाह जी को इसलिए उतारा गया है कि ये भारत के गृह मंत्री हैं। ये पूरी फौज फाटक लगा करके लोगों से अपनी बात डोर टू डोर जाकर के ये कह लेंगे। मगर मेरा ये मानना नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर अमित शाह जी का जैसे एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर के सब बदल देंगे। ये कुछ नहीं बदलेंगे। बड़ी मजबूती के साथ ये समाजवादी और राष्ट्रीय लोक दल का ये गठबंधन मजबूत खड़ा हुआ है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इनको 10 से 15 सीट में जो है इनको पूरी उत्तर पश्चिमी लेकिन आरिफ समेट करके भेजेंगे। आपने कहा कि ब्रज के क्षेत्र में हर एक व्यक्ति के दिल में जयंत बसते हैं, अखिलेश नहीं बसते हैं।
नहीं नहीं, गठबंधन हमारा अखिलेश जी भी हैं, नाम लेना चाहिए अखिलेश था जी ना। भी हैं, ये तो गठबंधन नाम ब्रजवासियों लेना ने चाहिए अपने था ना, दिलों में समा गठबंधन रखा करेंगे है उनका नाम नहीं लेंगे, नहीं, ये नहीं, गलत बात है ना। जब सबके दिल में वो बसते हैं तब को आपको गठबंधन करना पड़ गया, गठबंधन करने के बाद अखिलेश मैंने का तो नाम पहले भी ही नहीं ले आपसे रहे कहा हैं। कि हम तो, ठीक है, मैंने तो ठीक आपसे है। नहीं नहीं, फखरुल भाई भी हमारे साथ जुड़ अतुल गए जी, हैं। आप मेरी बात फखरुल सुनिए, हसन, मैंने बहुत आपसे जल्दी से पहले ही कमेंट कहा आपसे, कि पूरे उसके बाद उत्तर मैं प्रदेश जाऊंगा के अंदर डॉक्टर अखिलेश आशीष जी, के माननीय पास और जयंत फिर चौधरी सुमित जी के मलिक के पास नेतृत्व में जाऊंगा। आज ये गठबंधन मजबूती से हाँ, लड़ बहुत रहा है। बहुत मजबूत है सर, मैंने कब कहा कि वो कमजोर है। फखरुल भाई, सवाल इस बात का है कि अगर गृह मंत्री आते हैं या पार्टी के चाणक्य वो कहे जाते हैं, वो अगर मैदान में उतरते हैं, और इसके पहले भी कई बार वो आ चुके हैं, कई अलग अलग चुनाव में, जहां जहां पर जिस फेज में चुनाव होता है उस क्षेत्र में वो आते हैं, नीति बनाते हैं, इसको कैसे हम देखें? क्या चुनौती के तौर पर उनको उतारना पड़ा है कि चुनौती बड़ी है इसलिए आ रहे हैं, या जो पहले से रूटीन उनका प्रोग्राम रहता है चाणक्य के तौर पर या एक पार्टी के नेता के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर, वो पहुंचेंगे वहां पर, लोगों से मुलाकात करेंगे? नहीं, हमें कोई उनके आने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने नहीं जा रहा है। अमित शाह जी तो बंगाल में भी गली गली टहल रहे थे, हमने दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भी देखा वो गली गली टहल रहे थे, लेकिन परिणाम क्या रहा वो सबके सामने। लेकिन हम समझते हैं अमित शाह जी अगर गली गली टहल रहे हैं तो उनको बताना चाहिए, क्योंकि वो केंद्र में मंत्री है, तो उनको दोनों ही सरकार की डबल इंजन की सरकार है, तो उनको ये बताते चलना पड़ेगा कि केंद्र ने क्या किया, उत्तर प्रदेश ने क्या किया। जब नौजवान उनसे पूछेगा कि आपकी मोदी जी की सरकार ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था और आपने बाद में बोल दिया कि अरे ये तो चुनावी मुहावरा था, तो नौजवान उनसे सवाल करेगा, उन सवाल का उनके पास क्या जवाब होगा। उत्तर प्रदेश में जो नौजवानों से वादा किया था कि 70 लाख रोजगार देंगे, जब वो उस पर सवाल करेंगे तो उसका क्या जवाब होगा। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान उनसे सवाल करेगा कि हम 1 साल से ज्यादा बैठे रहे, 700 से भी ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, और भाजपा के लोगों ने, केंद्र के मंत्रियों ने हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी कहा, तब आप अमित शाह जी कहां थे। हम समझते हैं महंगाई से परेशान जनता जब उनसे पूछेगी कि 1000 रुपए का सिलेंडर और 250 रुपए से ज्यादा की जो है सरसों का तेल और जो महंगाई है वो इतनी पार है, तो उनका क्या जवाब होगा। हम समझते हैं अमित शाह जी आ रहे हैं, गली गली घूमे, लेकिन इन सवालों का जवाब लेके आए। ठीक है आशीष, सवाल इस बात का है कि गठबंधन बहुत मजबूत है, जैसा आरिफ महमूद और फखरुल भाई कह रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य आ रहे हैं, तो कोई चुनौती है नहीं, बल्कि लोगों से मुलाकात करेंगे और परिवर्तन दिखाई देगा, परिणाम दिखाई देगा। डॉक्टर कौशल कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है? देखिए अतुल जी, मैं कहना चाहता हूं गठबंधन बहुत मजबूत है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और लोकदल के प्रवक्ता कह रहे हैं, मगर विश्वास की बहुत कमी है। कहीं ना कहीं लोकदल के प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर लड़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो विश्वास की जो कमी है वो नजर आ रहा है उनकी, इनकी कितनी मजबूती है। और रही बात चाणक्य नीति की, और चाणक्य की अमित शाह आ रहे हैं और माहौल बना देंगे, तो एक साल 2 महीना किसान बैठा रहा, तो उनकी चाणक्य नीति क्या थी, तो उन्होंने चाणक्य नीति क्यों नहीं लगाई, तो उन्होंने जो है तो क्यों नहीं आए। देखिए पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं, किसानों ने बना लिया है इनको खदेड़ने का। जिस तरीके से वीडियो फुटेज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है, गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लोग भगाने का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश पश्चिम की जनता अमित शाह जी को भगाने का काम करेगी, खदेड़ने का काम करेगी। मंत्री हैं, जा रहे हैं, पूरी सुरक्षा के साथ में जाएं, क्योंकि जनता ने, किसान ने पूरी तरीके से बना लिया है, हटाने का, भगाने का और खदेड़ने का। पूरी तरीके से साफ है लोगों का, पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे ये। 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी नजर आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी किसानों के हित में लगातार लड़ाई लड़ रही है। किसानों के सबसे बड़ी आवाज, सबसे मुखर आवाज आदरणीय राहुल गांधी जी, जो किसानों के सबसे बड़े हितैषी है। कांग्रेस किसान और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। पश्चिम का किसान जो है शुरुआत करेगा कांग्रेस के सूरज को उगाने की, और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे आपको। नहीं, परिणाम तो आश्चर्यजनक ही होते हैं, अब क्या होगा इसका ही हमें इंतजार बिल्कुल करना होगा। आशीष भाई, सुमित मलिक, आपने तमाम पार्टी के लोगों को सुन लिया, सत्ता पक्ष को सुन लिया, गठबंधन के पक्ष को सुन लिया, कांग्रेस के पक्ष को सुन लिया, बीकेयू का पक्ष क्या है, और अगर अमित शाह वहां पर किसानों से बात करने आ रहे हैं तो क्या वाकई नाराजगी है, वो खटास है तो कम हो जाएगी क्योंकि आश्वासन मिलेंगे, वादे होंगे, भरोसा मिलेगा, या फिर चुनौती है? बीकेयू का रुख क्या होगा? एक आम व्यक्ति, एक किसान परिवार को हम कैसे देखें जो उसके मन में अभी चल रहा? अजय प्रताप जी, मैं बीकेयू
अतुल जी, मेरा संगठन अलग है और किसान यूनियन के नाम से मैं चाहूंगा कि उसको ठीक करा लिया जाए। ठीक मैं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ किसान यूनियन से। ठीक है, किसान यूनियन कर दिया जाए। हाँ जी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब बीजेपी के प्रवक्ता मिश्रा जी बोल रहे थे, उससे पहले मैं एक बार ये बता दूं कि जिस मुद्दे पर आप डिबेट कर रहे हैं मैं वहीं से हूं। मैं शामली जनपद से हूं और जहां पर मैं बैठा हुआ हूं कैराना यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं वहां की परिस्थिति को अच्छी तरह समझता हूं और उसी पे बात करूंगा। आज जो ये बात कर रहे हैं मिश्रा जी, हेलो जी जी बोलिए। जाटों के बारे में, ये वही जाट हैं, वही किसान हैं जिनको ये नक्सली खालिस्तानी और पाकिस्तानी कह रहे थे। क्या ये 2 महीने में भूल गए हैं क्या, या इनकी मेमोरी लॉस है? ये वही लोग हैं जिनको आप तरह तरह के तगमे दे रहे थे, देश विरोधी कह रहे थे। क्या हम वो जख्म भूल जाएंगे? हमारे परिवार के 700 कुछ लोग शहीद हो गए और आपने एक बार भी अफसोस नहीं जताया, वो हम भूल जाएंगे? आपने हमसे कहा था आपकी आय दुगनी कर देंगे, जनवरी आ गई, कहां है हमारी आय दुगनी? मैं चैलेंज करता हूं पूरी बीजेपी को, एक फार्मूला बता दे कैसे हमारी आय दुगनी करेंगे। गन्ने का भुगतान 14 दिन में देने की बात कही थी, अभी तक नहीं हुआ है। पिछले वर्ष का गन्ना भुगतान अभी बकाया है और मेरे जिले से ही, शामली से खुद गन्ना मंत्री आते हैं और जो उनकी विधानसभा है थाना भवन, शामली जनपद में 3 विधानसभाएं हैं, कैराना, शामली और थाना भवन। थाना भवन से गन्ना मंत्री खुद लड़ते हैं और उनका जो मील है उस पर पिछले वर्ष का, अभी नहीं, पिछले वर्ष का भी 100 करोड़ रुपए बकाया है, उसको नहीं दिलवा पा रहे। अरे ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। ये जो पलायन की बात कर रहे थे, जिन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया था बाबू हुकम सिंह, वो अब नहीं है और उन्होंने बाद में माफी भी मांगी थी और वहां कोई पलायन नहीं हुआ था। किसको इन्होंने बसा दिया लाके? कितने घर आ गए? अरे लोग पढ़ाई करने बाहर जाते हैं, व्यापार करने बाहर जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, 1-2 परिवार व्यापार में चला गया। आप लिस्ट इनसे पूछिए कितने लोग आपने लाके बसाए हैं। और अमित शाह जी कोई प्लानिंग बनाने नहीं आ रहे, कोई रणनीति तैयार करने नहीं आ रहे, वो स्वास्थ्य पे बात करने नहीं आ रहे, चिकित्सा पे बात करने नहीं आ रहे, किसानों की बात करने नहीं आ रहे, गन्ना भुगतान की बात करने नहीं आ रहे, वो आ रहे हिंदू मुस्लिम कराने। जो ये 80-20 बोलते हैं ना, इनके पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। इस बार आपके गुट गुट की क्या राय है या क्या आप लोगों ने विचार बनाया है? किसको चुनने की बात आपके मन में आ रही है? गठबंधन भी है, कांग्रेस भी है, वो भी दावा कर रहे हैं। चलिए बीजेपी से आपकी जो बीजेपी को हराएगा, आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज दे रहे, जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। डॉक्टर कौशल खान, इन्होंने किसान को ठगने का काम किया चैलेंज भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जख्म ये भूलेंगे नहीं, वो मुद्दे ये भूलेंगे नहीं, वो घोषणाएं ये भूलेंगे नहीं। ये फर्जी आंकड़े बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मेरे से किसी मुद्दे पर बात कर ले। कोई इनका गन्ना मंत्री नहीं खुद बात कर पाता, डिबेट से भाग जाता है हमारे सामने। पिछले वर्ष का अपने मील का भुगतान नहीं दिलवा पाया, 100 करोड़ रुपए भी बकाया है। कौशल खान, डॉक्टर कौशल खान आएंगे पता नहीं दुनिया भर का। पहले अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब मैं बोलना शुरू करता हूं क्योंकि 4 लोगों ने हमारे अगेंस्ट बोला है। हाँ। ठीक, जिसमें से अगर आरएनडी और एसपी हाँ, इसमें हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। सब इकट्ठा हुए थे और दोनों बार। अरे जनता हंस रही है भैया, जनता हंस रही है मिश्रा जी। अरे तो नेता क्यों हंस रहे हैं? कांग्रेस के वो भी जो लड़कियों के कंधे पे रख के बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे मिश्रा जी, प्रधानमंत्री जी क्या बोले हैं कल? हमारे देश के लिए कितने अपमान की बात है। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री? देश का प्रधानमंत्री लड़कियों के लिए क्या बोलता है? हम लोग बोल नहीं पाते, हमको शर्म आ रही है। जवाब नहीं सुनना है। हमारे देश का प्रधानमंत्री लड़कियों के लिए क्या बोलता है? क्या आप बोल सकते हो? बोलने तो दो। चलिए बोलने दीजिए, सबित मलिक बोलने दीजिए। हमको शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जो लड़कियों के लिए इतनी गलत भाषा प्रयोग करता है। भाषा, उसमें कोई भाषा की बात नहीं है। मिस्टेक कभी भी किसी से हो सकती है, गुजराती एक्सेंट आ सकता है, वो हमारा मुद्दा नहीं है अभी फिलहाल। बहरहाल डॉक्टर कौशल आप बोलिए, शुरू करिए। डॉक्टर कौशल, कर्नाटका की विधानसभा भूल गए हैं। कांग्रेस का देश का जिम्मेदार आदमी होकर ऐसी बात करेगा लड़कियों के लिए? फिर अब जवाब सुनने। ठीक, अब आप सुनिए। सबसे पहले आरएलडी और एसपी ने 2 चीजें मेन बताई, रोजगार
अब सुन लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। आप लोग बोलिए तुरंत बोलिए, बोलेंगे। सब सुन रहे हैं, तो बोलिए आप। क्योंकि बेरोजगारी दर 2017 में उत्तर प्रदेश की जब सपा सरकार खत्म हुई थी उस समय 17.6% थी, जो आज बेरोजगारी दर 4.5% है। अब आप कहेंगे कि ये आंकड़े गलत है। मैं बताना चाहता हूं 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है, 3 लाख युवकों को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा गया है, 42 लाख एमएसएमई के थ्रू 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है, एक जनपद एक उत्पाद योजना से 25 लाख लोगों को रोजगार दिया है, स्टार्टअप योजना के थ्रू लाखों 5 लाख से ज्यादा रोजगार दिए गए, मनरेगा में 1.5 करोड़ रोजगार दिया। तो ये रही रोजगार की बात। अब बात आती महंगाई की। मेरे एक दोस्त बोल रहे थे महंगाई की बात कर रहे थे। महंगाई में बताना चाहूंगा, उन्होंने गैस के सिलेंडर का नाम लिया। मैं बताना चाहूंगा 2012 में जब यूपीए सरकार खत्म हुई थी, जा करके देखिएगा कांग्रेस की सरकार में 1200 रुपए में सिलेंडर मिल रहा था, वो सिलेंडर आज 1000 रुपए में मिल रहा है। चेक करिएगा, उसके बाद बात करिएगा। सही बताइए, आपने कहां से आंकड़े निकाले हैं? अरे आंकड़े अरे जाके देखो ना भाई, पढ़ के आया करो। कहां देखते हैं? 12 में चले जाए, अरे 2012 में चले जाए। अपने कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार की मकारियां तो जानो, करप्शन वाली सरकार की मकारियां तो जानो। कहां से आए हो भैया? अरे कहां से? अरे पढ़ के आ जाते भाई, क्यों नहीं पढ़ के आए? क्यों नहीं देखे अपने दर? अरे जाके देखो ना, मनमोहन सिंह सरकार ने जब हमें सरकार दी थी, जब उनकी सरकार खत्म हुई थी तो 1200 रुपए में सिलेंडर था। जाके देखो पहले, पढ़ के आ जाते। बिना हमसे भैया स्क्रू ढीला है इसका तो। अब बात आती है किसान यूनियन। अब मैं बात करता हूँ किसान यूनियन की। मेरा सवाल भाजपा के प्रवक्ता जो बड़ा से है। अरे पहले उनका जवाब तो हो जाने दीजिए, सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं आरिफ भाई आप लोग। भारतीय और जनता और पार्टी में समित जय मलिक, जवान स्क्रू ढीला किसी का नहीं है। आप 5 लोग मेहमान हैं और मेरे लिए सभी सम्मानजनक हैं। किसी का स्क्रू यहाँ पर नहीं ढीला है, सब साउंड माइंडेड लोग हैं। चलिए कौशल भाई कंटिन्यू। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि किसान यूनियन को जवाब देना चाहता हूं। इनके जो भी पॉलिटिकल व्यू हो, मेरे व्यू किसान के लिए एक भारतीय नागरिक के जो है वही है। और जय जवान जय किसान के नारे को हम बोलते हैं जय किसान जय जवान। और जो अभी हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि कैसे आय दुगनी कर दी, बताना चाहूंगा कि इसी उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख गरीबों को घर दिए गए हैं, हर घर में बिजली दी गई है, गैस का कनेक्शन मुफ्त दिया गया है, 5 लाख का सालाना बीमा, आयुष बीमा मुफ्त दिया गया है, कोरोना का मुफ्त इलाज हो रहा है सरकारी जगह पे। आज तक कोरोना की सारी वैक्सीन आय कैसे दुगनी होगी? आय बताइए मलिक साहब आय नहीं, मैं पॉइंट से पूछ रहा हूँ। वो पूछ रहा है भाई, कौशल जी वो पूछ रहा है, ऐसा नहीं वो पूछ रहा है कि कैसे दुगनी होगी, जरा समझाइए उनको। हाँ, तो अब अगर आप इन सबको जोड़ेंगे ना, पहले किसानों को क्या घर मिला था? क्या किसानों को शौचालय मिला था? क्या गांव में 18 से 24 घंटे किसी किसान को घर नहीं मिला है? अरे भाई, जिसके पास जमीन है उसको किसी को घर नहीं मिला। मलिक साहब, आप देखो मिश्रा जी, एक सेकंड सुन लो फिर बोलना, एक सेकंड सुन लो फिर बोलना। आप जो आंकड़े दे रहे हो वो सारे झूठे आंकड़े, फर्जी आंकड़े हैं। नहीं समित मलिक, ये झूठे कैसे हो गए आंकड़े? ये आंकड़े झूठे कैसे हो गए? क्या हर किसान के पास जमीन थी उतनी? मिश्रा जी, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि अपने अरे एक बात बताइए, जमीन पर कर रहे जिस थे, आदमी के तो वो पास तो मिला जमीन होगा ना, है ऐसे उसको खारिज आप नहीं कर कुछ नहीं सकते। देते हो। नहीं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं, साहब, और सिर्फ पश्चिम मलिक उत्तर साहब, प्रदेश में गरीबी किसान नहीं है, ये पूरे देश बताइए, में किसान है, घर पूरे देने प्रदेश का। में किसान है उत्तर प्रदेश में। अतुल जी, बहरहाल अतुल जी आपसे एक निवेदन है। बात कर रहे हैं ना, अतुल जी बोलिए अतुल प्रताप सिंह जी, मलिक इनसे साहब। ये पूछिए, मकान जिसको दिया जाता है उसके क्या वो होते हैं नेम्स, उसको किस आधार पर दिया जाता है? अगर ये बता दे तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे। बताइए भाई मलिक डॉक्टर साहब, कौशल। ये बता दो मकान किसको दिया जाता है, मलिक साहब, उसके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। खेल ना करिए मिश्रा जी। आप ये बता दो कौन मकान लेने के लिए कौन लाभार्थी होता है, उसकी क्या, उसके पास क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, अगर आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, अरे फर्जी बातें, झूठी बातें क्यों सुनेंगे हम? आप देश की जनता को गुमराह करेंगे और हम बैठ के सुनेंगे? हम आपकी पार्टी के नुमाइंदे नहीं है कि आप लोग झूठ बोलोगे हम सुनेंगे। मुझे आप समझ दीजिए, अतुल जी मुझे समझ दीजिए आप। आप जो डॉक्टर कौशल और समित मलिक और डॉक्टर कौशल आप दोनों जरा शांत हो जाइए। डॉक्टर कौशल आप शांत हो जाइए। मैं जरा आरिफ महमूद के पास जा रहा हूँ, फिर फखरुल भाई के पास जाऊंगा। आरिफ महमूद आप कुछ पूछना भी चाह रहे हैं? मलिक साहब शांत हो जाइए। अरे मलिक साहब शांत हो जाइए, अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ आरिफ बोलिए। आए हैं ना,
आपका ये कहना, कौशल जी, आपका ये कौशल जी एक कहना सवाल कि आपके लिए, कौशल जी एक सवाल आपके लिए, सुन लीजिए फिर बोलिएगा। हमारे कौशल भाई एक सवाल आपके लिए है, फिर सुन के बोलिएगा। अरे अरे कौशल बोनस साहब बताओ, सवाल कहाँ तो गया आप हमारा सुन लो, बोनस? सवाल अरे तो 10 सुनो रुपए आप बोनस थोड़ा। अरे आरिफ हसन बोलिए, तो आप बोलेंगे तब तो इंतजार करेंगे, तो नहीं चुप होंगे। आप बोलिए। अच्छा ये बताइए, अब अतुल भाई, मेरा ये कहना है हाँ। कि आप देखिए, किसान है, आपके अकाउंट में 6,000 बोलिए भाई, बोलिए आप, आरिफ जी बोलिए आप। कौशल भाई 6,000 सुनिए, रुपए आपसे आते सवाल हैं, है, डीजल कौशल में भाई आपसे कितने सवाल है, चले सुन जाते लीजिए। हैं? आप दुनिया बोलिए। में कितने चले मिश्रा जाते जी हैं? आप मेरी बात बिजली सुनिए, आपने मेरे कितनी सवाल का आप कर दी है? जवाब दे दीजिए। ऐसे बहस नहीं होता। देखिए मेरा ये कहना है, बिजली का अतुल रेट जी, मैं बता आपसे दीजिए। ये कह रहा हूँ जब कि मुझे आप बोलने अमित नहीं शाह देते जी तो को कैसे मुझे अमित शाह जी को आप चाणक कह करके चाणक का अपमान मत करिए। आप अरे ये आप बताइए, उनको झांसा जी भी हरियाणा कहिए। आप 362 ये फिर रुपए झूठ करने बोलने का रेट पश्चिमी है। उत्तर अब प्रदेश के 35 अंदर आ रुपए रहे हैं। अब जरा आरिफ महमूद, आपको मैंने सवाल पूछने का मौका दिया तो आप मुझे सवाल बताने लगे। अब मुझे किसको चाणक्य कहना है और कौन किसके दिल में बैठता है, कौन किसके दिल में है, याद तय नहीं करेंगे। उनकी पार्टी उनको चाणक्य कहती है, मैंने वो कोट कर दिया। आपने कहा आपके नेता सबके दिल में है, तो मैंने बता दिया कि अखिलेश के साथ गठबंधन करने की नौबत क्यों आ गई। फिर अगर सबके दिल में वही थे तो अकेले चुनाव लड़ लेते। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आप तय नहीं करेंगे कि मुझे क्या शब्द यूज करना है और क्या नहीं करना है। ये आरएलडी पार्टी तय नहीं करेगी मेरे लिए। आरिफ महमूद, ये आरएलडी पार्टी तय नहीं करेगी मेरे लिए। बीजेपी कहती है उनको चाणक्य, मैंने कहा कि उनके चाणक्य आए हैं। आपके पार्टी के नेता सबके दिल में बसते हैं, ये आपका दावा हो सकता है, हकीकत नहीं हो सकती। तो ये आप तय मत करिए, ये आप तय मत करिए, ये आरएलडी तय नहीं करेगी। और इतने ही मजबूत होते ना, इतने ही मजबूत होते तो यही इसी जाटलैंड के किसानों ने 3-3 बार खारिज नहीं किया होता और आज गठबंधन की नौबत नहीं आती। अखिलेश यादव भी दिल में बसते होंगे उस जाटलैंड में। फखरुल भाई, फखरुल हसन, सवाल इस बात का है भाई, वो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। आप उनको झांसा जी भी कहिए, वो आपको जो भी कहना चाहें वो कहें। उनकी पार्टी के नेता चाणक्य हैं, वो कहना चाहें वो कहें, वो मैं नहीं तय करता। बहरहाल अब जरा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे भाई शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आरिफ महमूद, आरिफ महमूद शांत हो जाइए। आरिफ महमूद, क्या बोला आपने? जी अतुल भाई, नहीं आप बोला क्या आपने अभी? मैं ये कह रहा हूँ, इनसे मेरा सवाल ये अभी जब पूछा था मैंने कि सवाल पूछिए तो आप मुझे ज्ञान देने लगे थे। आप इनको नहीं ज्ञान नहीं देने लगे थे। सवाल पूछिए ना, फिर बोल रहा हूं। इसलिए मैं सीधा सवाल पूछिए, टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा सवाल पूछिए। सर फखरुल भाई इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। आपसे ये कहना है, मैं सवाल पूछ रहा हूं। हाँ बोलिए। अब मेरा ये सवाल ये है कि आप अमित शाह जी को आप चाणक कह के चाणक का अपमान मत करिए। ये सवाल नहीं है भाई, ये ज्ञान है आपका, ये आपका ज्ञान है। मैं ज्ञान नहीं सुनने बैठा हूं यहाँ पे। बोलना चाहता हूं, बीजेपी उनको चाणक्य कहती है, मैंने कहा कि उनके चाणक्य आ रहे हैं और आप झांसा जी भी कहेंगे तो मैं आपकी बात भी नहीं मानूंगा। मैं कैसे मान लूं? झांसा तो आपने भी कई बार दिया है। किसानों के नाम पर जो पार्टी बनी, चौधरी चरण सिंह के उस पूरे योगदान को आपके नेता ने क्या किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता। स्वर्गीय नेताजी आपके थे बड़े चौधरी, हमारा उड्डयन मंत्री बनने के बाद इन्हीं किसानों को तो वो भूल गए। तो यहाँ पर बैठकर मुझे ज्ञान मत दीजिए, मैं आपका कच्चा चिट्ठा खोलूंगा तो बहुत लंबी कहानी जाएगी। बहरहाल आपके पास सवाल नहीं है, ज्ञान मत दीजिए मुझे, सवाल नहीं है आपके पास। सवाल होता तब तक आप पूछ चुके होते। फखरुल हसन, मेरा सवाल सर आपसे, और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि अगर यहाँ पर इस तरीके से खारिज किया जाएगा, कांग्रेस कहती है कि सपा और आरएलडी का कोई मतलब है नहीं, जाटलैंड में कांग्रेस ही कांग्रेस है। बीजेपी के नेता अगर वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके शीर्ष नेतृत्व के जाने के बाद क्या बदलाव होगा ये तो हम देखेंगे, वहां की जनता बताएगी। लेकिन मलिक साहब की नाराजगी हमें दिख रही है। समाजवादी पार्टी इस बार जाटलैंड में अपने आप को कैसे देख रही है आरएलडी की मदद से? देखिए अनूप भाई, पहली चीज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता ने जो है बेरोजगारी पे जो आंकड़े बताए, अगर हम CMI के जो आंकड़े उसको देखेंगे तो इनके आंकड़े हमें लगता है कि ये अपने घर से बना के लेके फखरुल साहब आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत आंकड़े दे रहे हैं। बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए, कौशल भाई बोलने दीजिए, बोल लेने दीजिए, बोल तो लेने दीजिए। अरे भाई उनको बोलने तो दीजिए, तथ्य सामने तो आए। वो गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पहले सुनने तो दें, पहले सुनने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा ना। सुन तो लीजिए भाई, कौशल भाई सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए। अरे वो गलत या सही क्या कह रहे हैं सुनिए, तो फिर उसके बाद बोलिएगा ना। मुझे सुना गया। फखरुल भाई बोलिए। सुना गया क्या? अरे तो मैंने तो कोशिश की ना भाई, अब अगर आप भी नहीं मानेंगे
मलिक साहब भी नहीं मानेंगे तो आप लोग आपस में लड़ते रहिए, 1 घंटा बीत जाएगा। म्यूट कर देना चाहिए, सुनिए पहले फखरुल भाई बाकी को म्यूट करिए, फखरुल साहब, अरे भाई अब मुझे मत, अब आप भी समझाने लगे कि मुझे किसको म्यूट करना है। क्या करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे जो आंकड़े आपने दिए, मैं बीच में किसी के बोलता नहीं हूँ, मैं बोलिए फखरुल भाई बोलिए। आपने जो आंकड़े बेरोजगारी के दिए वो बिल्कुल अलग है, आपने जो महंगाई के आंकड़े आपने दिए वो बिल्कुल अलग है। आप जिस गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आपने ये नहीं बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप घरेलू गैस सिलेंडर की बात नहीं कर रहे। तो कम से कम आप अगर कोई आंकड़े बताइए, कोई तथ्य रखिए तो सच रखिए। आप अगर भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम समझते हैं कि आप फखरुल भाई, मैं रसोई गैस के सिलेंडर की बात कर रहा हूं। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे नहीं, जो जनता इस प्रोग्राम को देख रही है उससे रिक्वेस्ट करूंगा, वो जाके देखे कि जब मनमोहन सिंह की सरकार गई थी तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिल रहा था, आज वो उससे कम है। अरे जाके देखिए फखरुल भाई, देखिए यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पे बात यह है कि एक बार देख लीजिएगा। मैं चाहता हूँ आपके थ्रू, मैं चाहता हूँ जनता देख ले, उसके बाद यकीन करे। हाँ, आप अपनी बात कहेंगे, मैं अपनी बात कहूंगी, इससे बेहतर जनता देखे और आप भी देखिए। नहीं, मेरा भी आपसे अनुरोध है कि आप इस डिबेट के बाद कम से कम 2014 भाई सुनो, अगर 1200 का मिल भी रहा होगा, हम इनकी मान लेते हैं, तो वो 600 रुपए सब्सिडी, वो 600 रुपए सब्सिडी दे रहे होंगे, ये लोग नहीं सुनेंगे, वो लोग सब्सिडी दे रहे होंगे, सब्सिडी। उपभोक्ता को 600 रुपए का ही सिलेंडर मिल रहा था। ठीक है, फखरुल भाई को कंटिन्यू करने दीजिए, उसके बाद में डॉक्टर आशीष आपके पास आऊंगा, मलिक साहब आपके पास आऊंगा, जल्दी से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तो अमित शाह जी आ रहे, कोई भी लीडर उनका दल है, उनका दल चुनाव लड़ रहा है, वो आए, उनका स्वागत है। लेकिन मैंने जो पहली बार अपनी कही थी कि अमित शाह जी आ रहे हैं, तो उनसे सवाल तो बेरोजगारी पे भी होंगे, महंगाई पे भी होंगे। किसान जो 1 साल से ज्यादा धरने पे बैठा, किसानों की समस्याएं बनी हुई है, गन्ने का मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, जिस तरीके से यूरिया और खाद की कमी है, किस तरीके से उसको कम कर दिया गया, ये सब सवाल होंगे। इन सब सवालों के जवाब के साथ अमित शाह जी आए जनता के बीच में, उनका स्वागत है। लेकिन चलिए ये फखरुल भाई, ये तो अच्छी बात है ना कि अगर मान लीजिए सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि बहुत नाराजगी है आम जनता में, किसानों में, युवाओं में, महिलाओं में, तो भी वो आ तो रहे हैं ना, कम से कम वो आ रहे हैं, जो होगा तो हम देखेंगे। कौशल भाई कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कांग्रेस से और फखरुल भाई से। कैराना में हिंदू की पॉपुलेशन 68% से घट के 8% रह गई, ये मैं नहीं कहता, सेंसस कहता है। और उसी कैराना में 2016 के दंगे के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। उस रिपोर्ट में जो अनुशंसाएं थी वो अखिलेश सरकार ने क्यों नहीं लागू की? उसमें जो बातें कही गई थी कि वहां पे दंगा हुआ था, वहां पे लोग भगाया गया था, वहां पे लोग पलायित हुए थे, उस पे अखिलेश सरकार ने कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? इसका जवाब मैं दोनों से देना चाहूंगा। फखरुल भाई, शुरुआत आपसे, बहुत जल्दी से, उसके बाद डॉक्टर आशीष आपसे, जल्दी लिखिए। देखिए कौशिक जी, आप जिस मुद्दे पे, जिस चीज पे चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी खेले और अमित शाह जी आ रहे हैं कि हम उस पर, आप पिच तैयार कर रहे हैं कि हम उस पे खेले, तो हम उस पे खेलने को तैयार नहीं है। पर हकीकत नहीं बदलेगी फखरुल भाई, हकीकत नहीं बदलेगी, हकीकत नहीं बदलेगी फखरुल भाई। सबसे पहले इस इलेक्शन में जिन्ना को लाने वाले अखिलेश यादव थे, ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला लाने वाले अखिलेश यादव थे। डॉक्टर आशीष, अब आपकी बारी, सवाल भी आपने सुन लिया और जवाब आपको देना है, और कांग्रेस को आप कैसे मजबूत मान रहे हैं? अब सुनिए डॉक्टर कौशल, डॉक्टर कौशल सुनिए, आप आशीष दीक्षित को बोलने दीजिए। डॉक्टर आशीष, देखिए, इनकी जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है अतुल जी, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, तो जानकारी नहीं मिलेगी। सुन लीजिए, अरे सुनो यार, आपके सुनेंगे, केरला में नहीं मिली, उत्तर प्रदेश, डॉक्टर कौशल क्यों केरला में जाकर के आपके राजकुमार के समझते नहीं है? अरे आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई कर ले, अरे पहले ये बताइए, आपने 5 सालों में प्रेसिडेंट तो डिसाइड नहीं कर पाए, आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? आपका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है? प्रियंका जी कहां से रही है? राहुल गांधी। डॉक्टर कौशल अब सुनिए, प्रियंका ने जवाब दे दिया है, वो हर जगह से लड़ रही है, चेहरा उन्हीं का हर जगह चल रहा है।
अब सुन लीजिए, नहीं कौशल साहब एक मिनट, डॉक्टर कौशल अब आप भी वही काम कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे थे। नहीं सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, डॉक्टर कौशल अब समय कम रह गया है, प्लीज आप सबसे अपनी अपनी बारी में बोले, अगर बोलना है तो बीच में छोटा कमेंट करें। डॉक्टर कौशल प्लीज, अरे सुन तो लीजिए डॉक्टर कौशल, अरे वो कितने पे नजर आने वाले हैं उनको बताने तो दीजिए पहले। आप भगवान हैं, आप जो बताएंगे वही होगा। लड़की तो लड़ सकती है, राजस्थान में नहीं लड़ सकती। डॉक्टर कौशल अब आप भी वही काम कर रहे हैं सर, प्लीज शांत हो जाइए, समय नहीं है, ऐसे होगा समय जाया हो जाएगा, और भी मेहमान है। डॉक्टर कौशल प्लीज, हाँ डॉक्टर आशीष कंटिन्यू। देखिए अभी पूरा एजेंडा सेट करना चाह रहे हैं, वही हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जिन्ना पे ले आ रहे हैं, और देखिए पूरी तरीके से इनकी जमीन खिसक गई है, पूरी तरीके से जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया। किसान, नौजवान, छात्र, महिलाओं सभी ने पूरी मैं तरीके से चाहता हूं इनको ये डेटा हटाने दिखा का दिया मन जाए। बना लिया है। मैं चाहता हूं ये डेटा दिखा दिया जाए एक बार स्क्रीन पे, जिससे पब्लिक को और हमारे सारे साथियों को ये नजर आ जाए कि क्या डेटा दिखा दीजिए भाई, फुल स्क्रीन दिखा दीजिए डेटा, पूरा फुल स्क्रीन में दिखाइए, जिससे सबका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पे बैठ करके मेरे आंकड़ों को झूठा साबित करने वाले एक बार फुल स्क्रीन दिखा दें आप इसको देखिए और समझिए। झूठ तो सबसे ये जितने भी लोग हैं ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं आपके सामने। कितने में पेट्रोल बेच रहे थे, कितने में हो गया पेट्रोल, कितने में दे रहे थे, अरे कितने में दे रहे थे पेट्रोल, कितने में वादा किया था, कितने में देने का कहा था, कितने में देने का वादा किया था। चलिए अब आगे बोलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, सब नहीं हो पा रहा है। चलिए डॉक्टर आशीष आऊंगा सर, अगर आप लोग ने पहले अगर आपने सवाल कर लिया होता सही समय पर ना, तो आपको टाइम मिलता, जब सवाल करने को बोला था तो ज्ञान देने लगे थे आप। डॉक्टर आशीष अब अपनी मजबूती के बारे में बताइए, उनके झूठ के बारे में छोड़ दीजिए, अपनी मजबूती के बारे में बताइए डॉक्टर आशीष। सपा और आरएलडी से कैसे लड़ेंगे, कांग्रेस कैसे मजबूत है ये बताइए, फिर मैं मलिक साहब के पास जाऊं और आरिफ साहब के पास। ये यहाँ पे बैठ करके झूठ बोलते हैं केवल। बोलिए। आपने प्रतिज्ञाएं की है। अरे प्रतिज्ञा करने से थोड़ी ना होता है भाई, प्रतिज्ञा तो उन लोगों ने भी कर रखी है, उन्होंने कौन सा जो है। अरे भाई पंजाब में क्यों नहीं दे दिया, ये भाजपा छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं दे दिया, पार्टी राजस्थान में क्यों नहीं दे दिया, इनकी बहनें भी जो है कांग्रेस को वोट राजस्थान में क्यों नहीं दे दिया। डॉक्टर आशीष प्रतिज्ञा करने से जीत नहीं मिल जाएगी, प्रतिज्ञा फखरुल भाई की पार्टी, आरिफ भाई की पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी, अन्य दल, बसपा, उन लोगों ने भी किया है ना। कांग्रेस प्रतिज्ञा करने से जीत जाएगी तो प्रतिज्ञा तो आप हर बार करते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। इसके पहले वाले चुनाव में आपने प्रतिज्ञा नहीं की थी। अरे वो आधी आबादी वही तो कह रहे हैं ना डॉक्टर कौशल की, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में भी आधी आबादी रहती है, वो सारी योजनाएं उन पर लागू कर देते तो लगता क्या वहां कर दिया यहाँ करेंगे। मलिक साहब आपकी बहुत नाराजगी थी, लेकिन क्या एक किसान यूनियन पूरे जाटलैंड के चुनाव को तय करने वाला हम ये माने? हो सकता है ये आपकी व्यक्तिगत नाराजगी हो भाई। हाँ? मलिक साहब ये पार्टी के लोग तो गए हैं, प्रियंका चतुर्वेदी गई है, ठीक है। बोलिए मलिक साहब बोलिए, कंटिन्यू करिए, समय मेरे पास नहीं है भाई, बोलिए मलिक साहब बोलिए। जानिए अपनी पार्टी में पता कीजिए क्यों गई है, मैं यहाँ बोल भी अतुल जी बोलिए, भाई लोग दो तीन सवाल हैं। अतुल जी मेरे छोटे छोटे 2-3 सवाल है। अरे सुन लो मेरे भाई, सुन लो, देखो इनको ही पूरा वक्त देंगे हम जल्दी से। सर समय मेरे पास ही वक्त नहीं है, मैं आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा समय, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, जल्दी से। हाँ मैं एक दो इनसे चीजें पूछ रहा हूं, लेकिन पहले मैं इनको बता दूं, जो आप सरेंडर की बात कर रहे हो, गैस उपभोक्ता को क्या भाव मिलती थी वो मायने रखता है। उस वक्त 600 रुपए, 650 रुपए का बीत गया ना, वो बात गई। अब मैं कह रहा हूं कि जो आने वाला है उसमें एक किसान यूनियन पे जो आपने बोला, क्या उसकी वजह से परिणाम आ जाएगा? मेरा सवाल सिर्फ इतना था आपसे। मैं ये पूछना चाहता हूं मिश्रा जी से, हमारा पड़ोसी राज्य हरियाणा है, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है, गन्ने का भाव 362 रुपए है, खेत की बिजली 35 रुपए यूनिट मिलती है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 350 रुपए है, हमको 175 रुपए यूनिट क्यों मिलती है? और जो आपने ये आवारा गोवंश के लिए कहा था, जो ये हाल हो रखा है, इससे किसान परेशान है, किसान दुखी है, ये छूटे जानवर घूम रहे हैं, इससे जो किसान की फसल नष्ट हो रही है उसका एक बार इसका जवाब आप उनसे ले लीजिएगा, मैं उनको समय दूंगा। उसके पहले आरिफ महमूद, फाइनल कमेंट ही आपका, कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से, आरिफ महमूद।
मैं चाहता हूँ एक बार इसको जरूर उठाया जाए। अतुल जी, मेरा ये कहना है, सर, दिख रहा है, दिख रहा है। जी से मेरा ये कहना है कि ये अपने आंकड़े सब, मैं इनके आंकड़ों को लेकर के जनता पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर, अरे मिश्रा जी, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हो? और ये बता रहे हैं अब तो देश देख रहा है, देश कहेगा, देश बताएगा आपको क्या रेट था, किसने 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदा था, वो आपने खरीदा होगा, आप लूट रहे होंगे। आप इनसे ये पूछ लीजिए टमाटर किसके दे रहे हो, फर्जी आंकड़े दे रहे हो। ये गरीबों से इन्होंने उनके घर ये से खाने- एडिटिंग होती है। इन्होंने खाना छीन लिया। इसका जिम्मेदार ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी, योगी सरकार थी, ये उसके जिम्मेदार है। ये अरे आप ये बताइए, ठीक है, आपने अरे कहा आप था ये चलिए भाई, अब मेरे पास समय नहीं है, मैं माफी जाएगा। चाहूंगा, मेरे पास ही समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगा। बहुत सारे मुद्दे हैं और सरकार के पक्ष की तरफ जो बात है कि उनके पास चाणक्य जैसा उनका दावा है, और उनका जब दौरा होगा तो उस दौरे से क्या बदलाव होगा, नाराजगी अगर कोई है तो वो क्या दूर होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कौशल आपका, डॉक्टर आशीष आपका, फखरुल भाई आपका, आरिफ महमूद आपका और सवित मलिक आपका भी। तो सवाल तो बनता में सवाल यही था कि जाटलैंड में अगर कोई नाराजगी है तो क्या बीजेपी उसे दूर कर पाएगी, गठबंधन क्या मजबूत स्थिति में आएगा, और जो बीजेपी पिछले 3 बार से जाटलैंड में क्लीन स्वीप कर रही थी उसमें कोई बड़ा बदलाव कर पाएगी। कांग्रेस का कहना है कि वो जबरदस्त लड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली है। जनता ने क्या सोचा और क्या प्रतिज्ञा ली है अभी तक शायद किसी को पता नहीं है। नमस्कार।